हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम लोग बात करेंगे कुछ इंडियन एविडेंस एक्ट के लैंडमार्क जजमेंट्स की। एंड दीज जजमेंट्स और दीज केसेस आर इनफ फॉर योर मेंस प्रिपरेशन। अगर आप इन्हें प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका मेंस में केस लॉज वाला जो पार्ट है इंडियन एविडेंस एक्ट का वो सॉर्टेड है। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हमारे पास इंपॉर्टेंट केस है आर वर्सेस फॉस्टर का। इस केस में रेस्ट जस्टिस का सबसे पहले तो ये केस है। ठीक है, इस केस में क्या बताया गया, द विटनेसेस हैड सीन ओनली स्पीडिंग व्हीकल एंड नॉट द एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है कि जो विटनेस होता है, बेसिकली जो आई विटनेस होता है, उसने सिर्फ बहुत ही रैपिड स्पीड पे एक गाड़ी को जाते हुए देखा होता है। ठीक है, उसने एक्सीडेंट नहीं देखा होता, एग्जैक्टली क्या हुआ या किसने मारा उसने ये नहीं देखा होता, बस उसने रैपिडली बहुत ही तेज एक गाड़ी को जाते हुए देखा होता है। द इंजर्ड पर्सन एक्सप्लेन हिम द नेचर ऑफ द एक्सीडेंट। उसके बाद क्या होता है कि वो उसको इंजर्ड पर्सन की जो है रोने की आवाज आती है, तो वो उसके पास जाता है। उसके बाद वो जो इंजर्ड पर्सन है, जो कि आगे डिसीज्ड हो गया है, वो उसको एक्सीडेंट के बारे में सब कुछ बताता है। ही वॉज अलाउड टू गिव एविडेंस ऑफ वॉट डिसीज्ड सेड बिकॉज इट वॉज पार्ट ऑफ रेस्टेस्टे। तो यहाँ पर जो ये विटनेस था, इसको अलाउ किया गया उस डिसीज ने जो कुछ भी कहा था उस बात का एविडेंस देने के लिए, क्योंकि ये रेस्टेस्टे का पार्ट फॉर्म कर रहा था। ये जो आपका केस है, ये सेक्शन 6 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट से रिलेटेड है। तो ये चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। आर वर्सेस फॉस्टर काफी लैंडमार्क केस है, प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में तो आप इस पे आंसर लिख ही सकते हो। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब दो केसेस हैं हमारे पास, एक है सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी एंड रामलोचन वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस ये नहीं है। लेकिन हाँ, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हो सकता है कि प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछ लिया जाए कि सुपर इम्पोज्ड फोटोग्राफ वाला केस कौन सा है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। बाकी ये जो पीडीएफ है, ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल हो जाएगी, तो उसकी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब बात करते हैं सुखर वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी की। 1999 का ये केस है, कहता है सेक्शन 6 इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल दैट हियरसे एविडेंस इज नॉट एडमिसिबल। हम हमेशा पढ़ते हैं कि सेक्शन 6 जो है वो एक्सेप्शन है जनरल रूल का, कि हियरसे एविडेंस एडमिसिबल नहीं होता। लेकिन रेस्ट जस्टिस भी तो एक तरीके का हियरसे एविडेंस है, बट दैट इज तो एडमिसिबल डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस ऑफ द केस। तो इस वजह से कहा जा रहा है कि सेक्शन 6 जो है वो एक्सेप्शन है हियरसे एविडेंस का। For bringing hearsay evidence within the provision of section 6, hearsay evidence को सेक्शन 6 के एम्बिट में लाने के लिए इट मस्ट बी established that the act was contemporaneous। contemporaneous का मतलब होता है immediately होना चाहिए। ठीक है, immediately होना चाहिए ये एक्ट, तभी माना जाएगा। तुरंत से एकदम हुआ हो, या तो soon before, जिसे हम कहते हैं ना soon before, या तो soon before कह लो या ही soon after कह लो, दोनों बातें। ठीक है, दोनों में से कुछ भी अगर है, immediately with the fact in issue, and there should not be an interval which would allow fabrication। इतना इंटरवल नहीं होना चाहिए कि फैब्रिकेशन अलाउ हो जाए। फैब्रिकेशन का मतलब है कि बंदा कोई फॉल्स स्टोरी, कोई पूरी राम कथा ही बना दे रहा है, उस बात की बात कुछ और है और उसको किसी और तरीके से प्रेजेंट किया जा रहा है। तो इतना टाइम या इतना इंटरवल नहीं होना चाहिए। इसलिए कहा जा रहा है कि इमीडिएटली अगर है कनेक्शन कुछ है फैक्ट इन इशू से, तो ही जो है वो एक्सेप्टेड होता है या एडमिसिबल होता है, अन्यथा नहीं होता। ठीक है, तो ये दो केसेस है। फिर उसके बाद है हमारे पास सुरेंद्र नारायण वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का केस। AIR 1998 सुप्रीम कोर्ट 3031। इसमें कहता है होल्डिंग ऑफ आइडेंटिफिकेशन परेड इज नॉट कंपल्सरी इवन व्हेन द अक्यूज डिमांड। इसमें क्या कहा गया कि जो सेक्शन 9 में हम पढ़ते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में, आइडेंटिटी वाली चीज हम सेक्शन 9 में ही तो पढ़ते हैं ना। तो इन्होंने कहा कि आइडेंटिफिकेशन नेसेसरी या कंपलसरी नहीं है। जब अक्यूज डिमांड करे तो भी इट इज नॉट कंपलसरी, कोई जरूरी नहीं है, प्रोसिक्यूशन बाउंड नहीं है ऐसा करने के लिए। तो ये केस आपके लिए टीआईपी के फॉर्म से इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि सेक्शन 9 में अगर मेन से कोई सवाल बनता है तो वो ये टीआईपी का ही बनता है। तो उसके लिए आप ये वाला जो है केस लिख सकते हो। फिर है मलखान सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ एमपी। इसमें बताया गया आइडेंटिफिकेशन परेड इज अ वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस। ये काफी वीक सॉर्ट ऑफ एविडेंस है, तो ये केस इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस, इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस, या इट इज नॉट अ सब्सटैंटिव एविडेंस। कोई बहुत सब्सटैंटिव, कोई बहुत पोर्शन, या सॉरी पोर्शन नहीं, मतलब कुछ कोई प्रिंसिपल एविडेंस नहीं है ये।
identification parade. ठीक है, the failure to hold identification parade would not make inadmissible the evidence of identification in court. अगर identification parade नहीं हुआ है, TIP नहीं हुआ, तो इसका ये मतलब नहीं है कि ये inadmissible हो जाएगा एविडेंस जो identification का दिया जाएगा कोर्ट में. ठीक है, तो ये हुआ हमारे ये दो केसेस TIP से रिलेटेड. आगे बढ़ेंगे तो ये बहुत ही लैंडमार्क जजमेंट है आपका, दूधनाथ पांडे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का. ये प्री में भी पूछा जाता है और मेंस में अगर एलिबाई पे क्वेश्चन आए तो आप वो तो लिख ही सकते हो. ठीक है, अब देखो इसमें क्या बता रहे हैं. Plea of alibi postulates the physical impossibility of presence of accused at the scene of crime. Plea of alibi क्या है? alibi का क्या मतलब हम लोग पढ़ते हैं? somewhere और elsewhere. मतलब कि वो बंदा जब घटना स्थल पे उस वक्त नहीं था, या उस क्राइम सीन पे कह लो, या वो उस सिटी में ही नहीं था. ठीक है, जब वो क्राइम हुआ जिस क्राइम के लिए वो अक्यूज्ड है, तो इसके कई सारे इसेंशियल्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं. तो प्ली ऑफ एलिबाई कहता है, प्ली ऑफ एलिबाई मींस कि फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी है अक्यूज्ड पर्सन की क्राइम सीन पे बाय रीजन ऑफ हिज प्रेजेंस ऑफ एट अनदर प्लेस. क्यों फिजिकल इम्पॉसिबिलिटी, क्यों वहाँ क्राइम सीन पे वो प्रेजेंट नहीं है? इस वजह से प्रेजेंट नहीं, क्योंकि वो उस वक्त कहीं दूसरी जगह पे था. ठीक है, जैसे वो लाहौर और कैलकाटा वाला जो एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा, एग्जाम्पल नहीं, ये इलस्ट्रेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है. ठीक है, ऐसे सेम क्वेश्चन आते हैं. देन दसारी शिवा प्रसाद रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर हाई कोर्ट आंध्र प्रदेश. अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ठीक है देख लेते हैं. फेलियर ऑन पार्ट ऑफ अक्यूज्ड टू एस्टैब्लिश प्ली ऑफ एलिबाई डज नॉट हेल्प प्रोसिक्यूशन. ठीक है, thus mere failure on part of accused to establish alibi will not lead to an inference that accused was present at the scene of crime. देखो इस केस में ये क्या कहा गया कि मात्र इस बात से कि अक्यूज्ड पर्सन जो है जिसके ऊपर चार्जेस लगे हैं, वो ये बात प्रूव नहीं कर पाया कि वो वहां पर नहीं था, या उसका एलिबाई प्रूव नहीं हो पाया, तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम मान लेंगे कि अक्यूज्ड वहां क्राइम सीन पर प्रेजेंट था. ठीक है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया कि जो प्ली ऑफ एलिबाई है ये कहीं से भी प्रोसिक्यूशन को हेल्प नहीं कर रही है कि अगर ये चीज नहीं फेलियर हो गया प्रूव करने में तो प्रोसिक्यूशन को हेल्प कर रहा है, यानी कि अब सारा केस जो है प्रोसिक्यूशन की तरफ चला गया. ऐसा नहीं है. कहा गया कि सिर्फ अगर मेयर फेलियर हो रहा है इस पार्ट पे कि वो नहीं एलिबाई नहीं अक्यूज प्रूव कर पा रहा है, तो इसका कोर्ट ये इन्फ्रेंस ड्रॉ नहीं कर लेगी कि वो क्राइम सीन पर प्रेजेंट था. ठीक है, कहर सिंह वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन. अब ये केस इंपॉर्टेंट है, AIR 1980 का. ये प्री में भी पूछा जाता है. ओनली अ प्राइमा फेसाई केस ऑफ कॉन्स्पिरेसी हैज टू बी मेड आउट टू ब्रिंग सेक्शन 10 इनटू ऑपरेशन. प्राइमा फेसाई अगर केस है कॉन्स्पिरेसी का, तो ये सेक्शन 10 आपका एक्शन में आ जाता है. ठीक है, तो ये थोड़ी PDF आपको साफ सुथरी मिले, इस वजह से जो अननेसेसरी चीजें हैं मैं उसे हटा दे रही हूँ. कमिंग टू द नेक्स्ट पेज. अब देखो इसमें ये जो चीजें हैं, ये जो आपके, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सारे नहीं इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट है. ठीक है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं इंपॉर्टेंट. ये वाला तो केस इंपॉर्टेंट है आपका, शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे. इसमें बताया गया सेक्शन 10 का ये केस है. इट सेज अंडरलाइंग प्रिंसिपल ऑन विच सेक्शन 10 इज बेस्ड. ठीक है, इज द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी. इसमें बताया गया कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी, या अगर कहीं लिखा है थ्योरी ऑफ एजेंसी, क्योंकि प्री में हो सकता है क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो वो सेक्शन 10 से ही रिलेटेड है, ये बात आपको याद रखनी है. इट कन्फाइंस द प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी इन क्रिमिनल मैटर्स टू द एक्ट्स ऑफ द कॉन्स्पिरेटर विद इन द पीरियड विच इट कैन बी सेट दैट द एक्ट्स वर इन रेफरेंस टू देयर कॉमन इंटेंशन. तो इसमें बस इतना याद रखो क्या इंपॉर्टेंट चीज है कि प्रिंसिपल ऑफ एजेंसी है क्या, सेक्शन 10. बाकी अगर आप नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा. ठीक है, मेंस के लिए आपको ये तो लिख करके आना ही आना है. मिर्जा अकबर वर्सेस एम्परर. क्या कहा गया इसमें? अंडर सेक्शन 10 द वर्ड्स कॉमन इंटेंशन सिग्निफाई अ कॉमन इंटेंशन एग्जिस्टिंग एट द टाइम व्हेन द थिंग वाज सेड, डन और रिटन बाय वन ऑफ देम. कह रहा है कि कॉमन इंटेंशन उस टाइम पर एग्जिस्ट कर रही है जहां पर कोई बात बोली गई है, कोई कोई एक्ट किया गया है या कुछ लिखा गया है, को कॉन्स्पिरेटर्स में किसी भी अगर एक ने किया है तो. Things said, done or written while the conspiracy was on foot are relevant. जब कॉन्स्पिरेसी चल रही थी तब कोई चीज बोली गई, लिखी गई, करी गई, तो वो सब रेलिवेंट है. ठीक है, as evidence of common intention that is relevant. Any statement, narrative or confession made after the common intention or conspiracy was no longer operating is not admissible. तो क्या कहा गया?
एक बार कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, वंस अ कॉन्स्पिरेसी, राइटिंग, ठीक है देखो समझो, कॉन्स्पिरेसी एक बार अगर खत्म हो गई है, ठीक, एंड हो गया कॉन्स्पिरेसी, उसके बाद कोई भी स्टेटमेंट बोला गया को कॉन्स्पिरेटर ने, कोई भी स्टेटमेंट बोला किसी भी को कॉन्स्पिरेटर ने अपने जो है दूसरे कॉन्स्पिरेटर के खिलाफ या कुछ भी बताया, वो रेलेवेंट नहीं माना जाएगा। ये पर्टिकुलर चीजें जो कहा जा रहा है कि बोली गई, लिखी गई या करी गई, कि तब तक ही रेलेवेंट है जब तक कॉन्स्पिरेसी चल रही है। एक बार कॉन्स्पिरेसी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो गया, जैसे कि इस केस में क्या हुआ था, उसने अपने हस्बैंड को मार दिया था अपने बॉयफ्रेंड के लिए, मतलब उसने, वाइफ ने नहीं मारा था, बट उसने अपने बॉयफ्रेंड से कह करके किसी और ने जो है मार दिया था, केस तो आपको पता ही होगा। तो इसमें क्या हुआ था कि उसने बाद में कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे, ये जब कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई थी, जब उसके हस्बैंड की डेथ हो गई थी, उसने बाद में कुछ स्टेटमेंट्स बोले थे, तो वहां पर कोर्ट ने कहा कि ये जो बाद में स्टेटमेंट ये बोल रही है, या नरेटिव या कन्फेशन जो भी कुछ ये कर रही है, वो कुछ भी रेलिवेंट नहीं होगा अंडर सेक्शन 10। ये कॉन्स्पिरेसी तभी तक ही रेलिवेंट है जब तक कि कॉन्स्पिरेसी चल रही है और उसको ऑब्जेक्टिव अटेन नहीं हो जा रहा। कॉन्स्पिरेसी को ऑब्जेक्टिव अटेन होना क्या है, कोई क्रिमिनल ऑफेंस हो रहा है, जैसे यहाँ पर इस केस में क्या था कि उसका मर्डर कॉज होना था, उसके हस्बैंड का मर्डर कॉज हो गया, कॉन्स्पिरेसी खत्म हो गई, सारे स्टेटमेंट्स जो आपके कॉन्स्पिरेसी खत्म होने के बाद में बोले गए हैं दैट आर नॉट एट ऑल रेलिवेंट, ठीक है। अभी सीबीआई वर्सेस वीसी शुक्ला का केस है, ये आपके पास पीडीएफ आएगी तो पढ़ लीजिएगा, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 केसेस जो है इसके लिए काफी है। बाकी शार्दुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे मैंने आप लोगों को ऊपर बताया, यहाँ पे भी वही चीज दे रखी है, द प्रिंसिपल अंडरलाइंग एविडेंस अंडर सेक्शन 10 इज द थ्योरी ऑफ एजेंसी। तो ये आपको याद रखना है कि थ्योरी ऑफ एजेंसी है ये वाला, ठीक है। फिर आर एम मलखानी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, अब ये इंपॉर्टेंट केस है। इसमें कहा कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन इज एडमिसिबल। इसमें बस आप इतना याद रखिए कि जो टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन होती है ना, ये एडमिसिबल होती है प्रोवाइडेड दैट द कन्वर्सेशन इज रेलेवेंट। देखो अगर आलतू फालतू उन्होंने आपस में कोई बात करी है, कोई वेलेपंती की बात करी, वो चीज जो है रेलेवेंट नहीं होगी ऑब्वियसली। कोई भी टेप रिकॉर्डेड कन्वर्सेशन तभी तक ही कोर्ट में एडमिसिबल है जब तक कि वो रेलेवेंट है या कनेक्टेड है जो कि फैक्ट इन इशू है उससे, और यहाँ के साथ साथ वो कनेक्टेड तो होनी चाहिए, रेलेवेंट तो होनी चाहिए फैक्ट एंड हिस्ट्री से, और साथ साथ जो है देयर इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ द वॉइस एंड दैट द एक्यूरेसी ऑफ द कॉन्वर्सेशन इज प्रूव्ड बाय एलिमिनेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इरेजिंग द टेप रिकॉर्ड। तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ वॉइस हो जाए, यानी कि जो पार्टीज के बीच में कॉन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट चल रहा है, वॉइस उन्हीं की होनी चाहिए। अगर वॉइस आइडेंटिफाई हो जा रही है तो ठीक है, और ये चीज भी प्रूव करना जरूरी है कि कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ है, कोई भी एडिटिंग नहीं हुआ है, देयर हैज बीन नो एडिटिंग। तो ये चीज जो है आपको ध्यान रखनी है इस केस में। आर एम मलखानी का केस जो है फ्रीक्वेंटली प्री में पूछा जाता है, मीन्स में तो इसका इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, लेकिन प्री के लिए जो है आप इसको अच्छे से याद कर सकते हो, ठीक है, कि टेप रिकॉर्डेड कॉन्वर्सेशन कहां पर कौन से केस में एडमिसिबल बताई हुई है। उसके बाद हम आएंगे कन्फेशन पर। अब कन्फेशन के लिए ये जो जितने केसेस यहाँ पर लिखे हैं वो सारे इंपॉर्टेंट हैं। देखो क्या हो रहा है, पकाल नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में बहुत ही फेमस केस है, आप लोगों को पता होगा। इसमें जो है कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई थी, ठीक है, पहली बार कन्फेशन को डिफाइन किया गया था। तो द टर्म कन्फेशन वाज डिफाइंड बाय लॉर्ड एटकिन। द डेफिनेशन गिवन बाय प्रिवी काउंसिल वाज अप्रूव्ड बाय द इंडियन सुप्रीम कोर्ट इन पलविंदर कौर's केस। तो पकाल नारायण स्वामी वर्सेस एम्परर में जो है कन्फेशन की डेफिनेशन दी गई लॉर्ड एटकिन द्वारा, ठीक है, ये भी पूछ लिया जाता है किसने दी थी, ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। और परविंदर कौर के केस में जो है सुप्रीम कोर्ट ने इसको एक्सेप्ट किया या अप्रूव किया। द कोर्ट हेल्ड दैट अ कन्फेशन मस्ट ईदर एडमिट इन द टर्म्स ऑफ द ऑफेंस, या तो ऑफेंस के टर्म्स में वो एडमिटेड हो, उसको एडमिट किया गया हो। कन्फेशन क्या होता है, इट इज एन एडमिशन ऑफ गिल्ट और at any rate substantially all the facts which constitute the offense। या तो ऑफेंस के टर्म्स में उसको एडमिट किया गया हो, या तो फिर कुछ फैक्ट्स हैं उसको अगर एडमिट कर लिया है तो, ठीक है, तो वो कन्फेशन माना जाएगा। अब आते हैं अब्दुल राशिद वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के केस में। द कोर्ट हेल्ड दैट कन्फेशन मेड बाय अक्यूज्ड टू सुपरिटेंडेंट, अगर एक ऐसा कन्फेशन किया गया है जो कि अक्यूज्ड के द्वारा है, सुपरिटेंडेंट ऑफ एक्साइज अंडर प्रोविजंस ऑफ बिहार एंड ओडिशा एक्साइज एक्ट held to be inadmissible
because excise officer was held to be police officer within the meaning of section 25 and 26। हम लोग 25-26 में क्या पढ़ते हैं? 25 में पढ़ते हैं कि अगर पुलिस के सामने आपने कुछ भी बयान दिया है वो कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है। 26 में हम पढ़ते हैं पुलिस की कस्टडी में आपने कुछ भी बयान दिया है वो एडमिसिबल नहीं है, बट इफ इट इज इन द इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट तो वो एडमिसिबल है। यही अंतर है सेक्शन 25-26 में। तो इसमें क्या कहा, क्योंकि एक्साइज ऑफिसर जो है पुलिस ऑफिसर के एम्बिट में आ रहे हैं सेक्शन 25 में, इस वजह से इनको दिया हुआ है कन्फेशन, वो एडमिसिबल कोर्ट में नहीं हो सकता। ठीक है, तो ये हो गया। अग्नु नागेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस। इट टॉक्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट हेल्ड that the statement of the accused that the accused has committed the offense or that he had hidden the object at some place are not admissible. What is admissible is only that portion of the statement that reveals the information about the place of the object. Section 27 कितनी इंफॉर्मेशन जो है वो आप कोर्ट में लेकर के या पुलिस जो है कोर्ट में लेकर के जा सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या कहा गया, सिर्फ उतनी बात, उतना पोर्शन सिर्फ स्टेटमेंट का एडमिसिबल है जो कि रिवील कर रहा है कि ऑब्जेक्ट का एग्जैक्टली जो हाइडिंग प्लेस है वो कहाँ पर है। ठीक है, तो ये आप जो है वो लिख सकते हो। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट इट इज एडमिसिबल ओनली द पोर्शन। ठीक है, ओनली द पोर्शन इज एडमिसिबल। ये चीज जो है आप इतनी चीज लिख सकते हो, पूरी चीज लिखने की जरूरत नहीं है, चाहो तो पूरा भी लिख सकते हो, डिपेंड्स अपॉन द टाइम एंड द स्पेस यू हैव। ठीक है, फिर आते हैं मोहम्मद इनायतुल्लाह पे। अब देखो मोहम्मद इनायतुल्लाह में क्या कहा गया। Supreme Court held that it is essential to prove that the object was discovered from a place of hiding. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये प्रूव करना जरूरी है कि कोई ऑब्जेक्ट जो है डिस्कवर हुआ था जो छुपाई हुई जगह जो अक्यूज ने बताई वहां से। ठीक है, इफ द ऑब्जेक्ट, एक एग्जांपल समझो, इतना बड़ा कन्फेशन दिया, ये इतना बड़ा कन्फेशन दिया अक्यूज ने, उसमें से ये पर्टिकुलर इतने पार्ट में उसने कहा कि मैंने एक नाइफ जो है वो इस किसी पर्टिकुलर जगह पर यहाँ पर जो है छुपा रखी है, ऐसे गाड़ के रखी हुई है, आप जा करके वहां से आप देख सकते हैं वहां पर है। तो ये ऑब्जेक्ट है, नाइफ एक ऑब्जेक्ट है, तो ये पूरा पोर्शन उसके कन्फेशन का इट इज नॉट एडमिसिबल इन द कोर्ट। बट ये जो इतनी बात उसने कही और इतनी बात कहने पर ऑब्जेक्ट मिल भी जाता है पुलिस को वहां पे जाने पर, तो वो पर्टिकुलर चीज एडमिसिबल है। इसीलिए हम कहते हैं कि सेक्शन 27 जो है वो एक्सेप्शन है सेक्शन 24 से लेकर के 26 तक का। ठीक है, वैसे तो हम जनरली क्या कह रहे हैं कि इस पुलिस ऑफिसर को दिया गया कोई भी बयान कोर्ट में एडमिसिबल नहीं है, लेकिन कब एडमिसिबल है, तब एडमिसिबल है जब ऐसा कुछ मामला हो रहा है। तो यहाँ पर एक लाइन आप लोग याद रखिए कि जो डिस्क्लोजर स्टेटमेंट है, भाई अक्यूज डिस्क्लोज ही तो कर रहा है ना कि ये पर्टिकुलर चीज जो है मैंने यहाँ पर छुपा के रखी है। डिस्क्लोजर स्टेटमेंट टर्न्स इनटू डिस्कवरी स्टेटमेंट। ये बहुत ही अच्छी लाइन है, अगर ये आप लिखेंगे तो बहुत ही सही रहेगा। ठीक है, डिस्क्लोजर स्टेटमेंट टर्न्स इनटू डिस्कवरी स्टेटमेंट। जितनी डिस्कवरी हो गई उतना पार्ट रेलेवेंट, तो बस इतना आपको याद रखना है, और ये केसेस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पांडुरंगा कालू पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में भी कहा कि सेक्शन 27 अपवाद है किसका, सेक्शन 25 को और सेक्शन 26 का। तो ये डायरेक्टली पूछा जाता है कि कौन से केस में ऐसा कहा गया था। स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस देवमान उपाध्याय, यहाँ पर सेक्शन 27 की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को अपहेल्ड किया गया था। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बात याद रखना, देवमान उपाध्याय का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कई बार प्री में पूछा गया है। निशिकांत झा वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट देयर इज नथिंग रॉन्ग इन रिलाइंग ऑन अ पार्ट ऑफ द कन्फेशनल स्टेटमेंट एंड रिजेक्टिंग द रेस्ट। इसमें कहा गया कि ये कोई गलत बात नहीं है कि अगर हम थोड़े पार्ट पर कोई कन्फेशनल स्टेटमेंट मान लो किसी ने दिया, अक्यूज ने दिया, ठीक है, अब हम थोड़े पार्ट पर रिलाई कर रहे हैं, थोड़े पार्ट को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, तो वो ठीक है ना, वो गलत थोड़ी ना है। निशिकांत झा के केस में ये बात कही गई, ये भी इंपॉर्टेंट केस है। ठीक है, प्यारेलाल वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, ये काफी इंपॉर्टेंट केस है। इसमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट रिट्रैक्टेड कन्फेशन मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन इफ द कोर्ट इज सैटिस्फाइड दैट इट वाज ट्रू एंड वॉलंटरी मेड। रिट्रैक्टेड कन्फेशन का बात यह है कि पहले इसने कुछ और कन्फेस किया था, फिर उसने कुछ और कन्फेस कर लिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये चीज जो है एडमिसिबल है, मतलब कि इस पे कन्विक्शन हो सकता है इस बेसिस पर।
ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इस बेसिस पर हम कन्विक्शन कर सकते हैं। ये रिट्रैक्टेड कन्फेशन का केस है, कई बार पूछा जाता है, ठीक है। मे फॉर्म द बेसिस ऑफ कन्विक्शन, लेकिन अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि इसने जो कन्फेशन किया है, जो अपना बयान बदला, पहले इसने कुछ और कहा था, पहले इसने कुछ और कन्फेस किया था, फिर अब ये कुछ और कह रहा है, तो अगर कोर्ट इस बात से सेटिस्फाइड है कि ये ट्रू है और वॉलंटरी अगर इसने किया है, तो कोर्ट भाई कन्विक्ट कर देगी, ठीक है, बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का। Thereby, as a matter of law, corroboration is not necessary. अब हम कह रहे हैं कि sole basis है अगर, तो corroboration necessary नहीं है. If the court is if the court is convinced about truthfulness, अगर truthfulness, यही वही बात जो है यहाँ पे भी बड़ी बढ़ा करके लिखी गई है, ये बात याद रखना कि corroboration जो है फिर necessary नहीं होता, obvious सी बात है, corroboration necessary नहीं होगा फिर अगर sole basis है conviction का, तो ठीक है। तो ये भी important केस है आपका, स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह। इसमें कहा गया एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन इज एडमिसिबल and the court in appropriate cases can rely on it and convict the accused. एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन भी जो है वो एडमिसिबल है और कोर्ट जो है कुछ केसेस में उस पर रिलाई कर सकती है और उस बेसिस पे कन्विक्ट भी कर सकती है, किसको, अक्यूज्ड को, और किसको कन्विक्ट करेगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब, स्टेट एनसीटी ऑफ दिल्ली वर्सेस नवजोत सिंधु। कन्फेशंस आर कंसिडर्ड हाईली रिलायबल because no rational person would make an admission against himself unless prompted by his conscience to tell the truth. Confessions को highly reliable कहा गया, इस केस में कहा गया कि कोई भी पर्सन जो है खुद के खिलाफ नहीं बोलेगा, ठीक है, अनलेस जो है उसको कहा जाए, मतलब अनलेस जो है उसका खुद कॉन्शियस अलाउ करे ट्रुथ बोलने के लिए, ठीक है। Palvinder Court versus State of Punjab, again confession must be accepted as a whole or rejected as a whole. Confession को either आप पूरा एक्सेप्ट कर लो या इसे पूरा रिजेक्ट भी कर सकते हो। याद आ रहा है अभी निशिकांत झा वाले केस में, निशिकांत झा वाले ही केस में हम लोगों ने क्या बात करी थी कि या तो पार्टली आप इसको ये देखो कुछ भी गलत नहीं है कि आप इस पे पार्टली भी रिलाई कर सकते हो, पार्टली रिजेक्ट कर सकते हो, ठीक है, मतलब थोड़े पे रिलाई कर लो, थोड़ा रिजेक्ट कर दो। लेकिन पलविंदर कौर के केस में क्या कहा गया, एक सेकेंड, पलविंदर कौर के केस में क्या कहा गया कि कन्फेशन मस्ट ईदर बी एक्सेप्टेड एज अ होल और रिजेक्टेड एज अ होल, ठीक है। द स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस गुरदीप सिंह हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन एडमिसिबल होता है इन द एविडेंस। मोहम्मद इनायतुल्लाह वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, मैंने आपको इसका क्रक्स बता दिया, वही सेक्शन 27 का ही केस है। सेक्शन 27 के जो हम वो पढ़ते हैं ना एसेंशियल्स, वही जो है इसमें ले डाउन किए गए हैं, तो ये आप लोग देख सकते हो अपने आप पीडीएफ में, आप लोग देख लेना, ठीक है। फिर है कुलकुरी कटैया वर्सेस एम्परर। इसमें कहा कि फैक्ट डिस्कवर्ड मीन्स द प्लेस फ्रॉम विच द ऑब्जेक्ट इज प्रोड्यूस्ड एंड द नॉलेज ऑफ द अक्यूज्ड एज टू दिस। फैक्ट डिस्कवर्ड का मतलब ये है कि जिस जगह से वो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट मिला, ठीक है, और अक्यूज को उस बात का नॉलेज भी था। इन्फॉर्मेशन परमिटेड टू बी एडमिसिबल इन एविडेंस इज कन्फाइंड टू दैट पोर्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस वही सेम बात जो सेक्शन 27 में हम पढ़ते हुए आ रहे हैं, उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है या फिर ऐसा कहो कि उतना ही एविडेंस एडमिसिबल है जितने में सिर्फ बस डिस्कवर हो रहा है कोई पर्टिकुलर फैक्ट, कोई पर्टिकुलर चीज कहीं से मिल जा रही है, बस उतना ही जो है एडमिसिबल है एविडेंस में। केहर सिंह वर्सेस स्टेट के केस में कहा गया कन्फेशन रिकॉर्डेड बाय मैजिस्ट्रेट will be admissible in evidence only if it is recorded in with the compliance of section 164, और अगर कोई भी irregularity है in the recording of confession will be admissible only if irregularities are curable under section 463। तो हम उसको तभी जो है अब अगर कोई irregularity अगर मिल गई तो हम उसको तभी वो करेंगे, एडमिट करेंगे जब वो अगर वो क्योर करी जा सकती है अंडर सेक्शन 463 सीआरपीसी। तो ये चीज आपको याद रखनी। फिर कुशल टोपो वर्सेस स्टेट ऑफ झारखंड के केस में कहा गया कि एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन जो है वो काफी वीक टाइप ऑफ एविडेंस है। इट शुड नॉट बी रिलाइड अपॉन इन एब्सेंस ऑफ कोरैबोरेटिव एविडेंस। आप इसको जो है बिना कोरैबोरेटिव एविडेंस के इस पे रिलाई नहीं कर सकते। एन एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन कैन नॉट बी ट्रीटेड एज सब्सटैंटिव पीस ऑफ एविडेंस अगेंस्ट द को अक्यूज्ड। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन को जो है आप अगेंस्ट द को अक्यूज्ड यूज नहीं कर सकते, एक सब्सटैंटिव पीस की यही एक प्रिंसिपल एविडेंस है, हम इस पे जो है सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन कर देंगे, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। क्वीन एम्प्रेस वर्सेस अब्दुल्ला के केस में क्या कहा गया कि डाइंग डिक्लेरेशन मेड बाय साइंस एंड नोट्स इज आल्सो रेलेवेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, कौन से केस में ऐसा कहा गया था ये पूछ लिया जाता है।
देन सुरेश चंद्र जाना वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, देख लेना। यहाँ पे कोई एब्सोल्यूट रूल नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन कैन नॉट फॉर्म द सोल बेसिस ऑफ कन्विक्शन अनलेस इट इज कोरैबोरेटेड। रूल रिक्वायरिंग कोरैबोरेशन इज मेयरली अ रूल ऑफ प्रूडेंस। ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ये सब डाइंग डिक्लेरेशन के केस है। ये आपका इंपॉर्टेंट केस हो जाता है कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे। हैं देखो सारे ही लैंडमार्क जजमेंट। अच्छा, एक यहाँ पे ये वाला जो केस है, के रामचंद्र रेड्डी वर्सेस पब्लिक प्रोसिक्यूटर सॉरी, व्हेन द इंक्वायर्ड पर्सन लॉस्ट एफआईआर एंड देन डाइड इट कैन बी हेल्ड। ये कई बार पूछा जाता है कि क्या ये जो एफआईआर है ये रेलेवेंट डाइंग डिक्लेरेशन हो सकता है कि नहीं। मतलब जैसे मान लो किसी पर्सन ने एफआईआर किया, उसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो विल इट बी डाइंग डिक्लेरेशन और नॉट। सो इट इज अ डाइंग डिक्लेरेशन। हमारे पास केस भी है। कौशल राव वर्सेस स्टेट ऑफ बॉम्बे के केस में कहा गया कि कोई एब्सोल्यूट लॉ नहीं है, रूल ऑफ लॉ नहीं है कि डाइंग डिक्लेरेशन सोल बेसिस नहीं हो सकता कन्विक्शन का जब तक उसको कोरैबोरेट ना किया जाए। सोल बेसिस हो सकता है कन्विक्शन का कौशल राव के, मतलब बेसिकली हम ये कह सकते हैं, ठीक है। इसमें थोड़ा सा घुमा फिरा के लिखा हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि सोल बेसिस हो सकता है। इट इज नॉट अ वीकर काइंड ऑफ एविडेंस देन एनी अदर एविडेंस। ये एक वीकर काइंड ऑफ एविडेंस नहीं है। आप ये मान लो कि डीडी जो है आपका वीकर काइंड ऑफ एविडेंस है, ऐसा नहीं है। इट स्टैंड्स ऑन सेम फुटिंग एज एनी अदर एविडेंस। जैसे बाकी सारे एविडेंसेस हैं वैसे ही सेम फुटिंग पे ही ये स्टैंड करता है आपका डाइंग डिक्लेरेशन का। देन अब्दुल रहमान वर्सेस स्टेट ऑफ मैसूर, द ओपिनियन ऑफ प्रोफेशनल गोल्डस्मिथ। अब ये एक्सपर्ट ओपिनियन से रिलेटेड केस है कि द ओपिनियन ऑफ एक्सपर्ट गोल्डस्मिथ professional goldsmith as to purity of gold in question was held to be relevant as to the opinion as an expert. Though he had no formal qualifications, his only qualification was experience. कोई फॉर्मल क्वालिफिकेशन उसकी नहीं थी, मतलब कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी, पीएचडी किया हुआ आदमी नहीं था वो, लेकिन वो एक प्रोफेशनल गोल्डस्मिथ था, वो सुनार था, तो उसको जो है ज्यादा परख थी इस बात की कि कौन सा गोल्ड सही है कौन सा गोल्ड सही नहीं है। प्योरिटी के बारे में उसको ज्यादा पहचान थी। तो भले ही वो पीएचडी नहीं किया हुआ था, लेकिन उसको इस बात की तो पहचान थी। तो जो बंदा जिस चीज में एक्सपर्ट है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी क्वालिफिकेशन सिर्फ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन हो, ऐसे भी बंदे जो है वो एक्सपर्ट हो सकते हैं, ठीक है। एस गोपाला रेड्डी वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश में कहा, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एन एक्सपर्ट एविडेंस इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया ये बात कि एक्सपर्ट एविडेंस कोई बहुत ज्यादा महत्व नहीं रखता, सुप्रीम कोर्ट पे बाइंडिंग नहीं होता। देखो ध्यान रखना, इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या किसी भी कोर्ट पर बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द कोर्ट्स एट ऑल। कोर्ट अगर चाहे तो रिलाय करे, ना चाहेगी तो नहीं रिलाय करेगी। अगर उन्हें लग रहा है कि सही बोल रहे हैं ये अपना यूज करके इंटेलेक्चुअल, तब वो जो है वो डिसाइड करेंगे कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट एक्सपर्ट एविडेंस इज अ वीक काइंड ऑफ एविडेंस, कोर्ट डू नॉट कंसीडर इट एज कंक्लूसिव। ये नहीं कि सॉरी ये नहीं कि एक्सपर्ट ने जो बोल दिया वो एकदम कंक्लूसिव हो जाएगा, उसके बाद जो है कोर्ट बिल्कुल कोई एविडेंस ही नहीं लेगी, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। ये कंक्लूसिव नहीं है, एंड देयरफॉर इट इज नॉट सेफ टू रिलाई अपॉन इट विदाउट सीकिंग इंडिपेंडेंट रिलायबल कोरैबोरेशन। इस वजह से ये सेफ नहीं है कि हम इस पे तुरंत ही ऐसे बस रिलाय कर जाएं बिना किसी कोरैबोरेशन के। कई बार ऐसा होता है कि पैसे खिला करके एक्सपर्ट से कुछ भी बुलवा लेते हैं। तो ये एक बेसिकली with no offense intended to anyone, बट ये चीज होती है, तो जिस वजह से कोर्ट पूरी तरीके से रिलाय नहीं करती है। एक और केस है कानपुर यूनिवर्सिटी का, पता होगा आप लोगों को आई गेस, यहाँ पर वो एडेड नहीं है, पता नहीं कैसे नहीं एडेड है। इसमें कहा गया कि स्टूडेंट भी जो है वो एक्सपर्ट हो सकता है। तो ये केस कई बार प्री में पूछा गया है, ठीक है। तो ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग याद रखिए। कानपुर यूनिवर्सिटी का केस है, जो पूरा केस का नाम नहीं याद आ रहा है, कानपुर यूनिवर्सिटी का केस है इतना मुझे याद है। तो अगर कहीं कानपुर यूनिवर्सिटी दिख रहा है तो स्टूडेंट कैन बी एक्सपर्ट। ये क्वेश्चन क्योंकि कई बार प्री में पूछा गया, इस वजह से याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब ये भी केस इंपॉर्टेंट है, नंदलाल वासुदेव बदेक वर्सेस लता नंदलाल बदेक। कहता है सुप्रीम कोर्ट ओपाइंड दैट conclusive proof under section 112 is final। section 112 जो है conclusive proof के बारे में बात कर रहा है, जो कि ड्यूरिंग मैरिज के बारे में बात कर रहा है, वही 280 days वाला legitimacy वाला। एंड इन जनरल कैन नॉट बी रिबटेड बाय एनी अदर फैक्ट। जनरली इसका रूल क्या है, इसको रिबट नहीं किया जा सकता। ये इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है। इसमें डीएनए की बात क्योंकि करी गई। हाउएवर डीएनए टेस्टिंग इज एन एक्यूरेट साइन एंड वंस डीएनए टेस्ट रिपोर्ट इज अवेलेबल इट कैन रिबट
द प्रिजम्पशन ऑफ सेक्शन 112। हम जनरल रूल क्या बात कर रहे हैं, इसको रिबट नहीं किया जा सकता, ये कंक्लूसिव प्रूफ है, ठीक है। लेकिन अगर डीएनए टेस्टिंग हो गई, क्योंकि डीएनए टेस्टिंग को एक एक्यूरेट साइंस माना गया है, अगर डीएनए टेस्टिंग हो गई और उसकी टेस्ट रिपोर्ट आ गई है तो इसको रिबट किया जा सकता है, ठीक है। देन आलमगीर वर्सेस स्टेट ऑफ आसाम, प्रिजम्पशन अंडर सेक्शन 113B does not stand automatically rebutted merely because the accused has been acquitted under section 302 of IPC, ठीक है। इसको ऑटोमेटिकली ये रिबर्ट नहीं हो जाती अगर अक्यूज्ड को अक्विट कर दिया गया है 302 आईपीसी में, ठीक है। तो ये आपको केस ये भी याद रखना है। फिर अब हम आते हैं इस पे, राम भरोसे वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। राम भरोसे के केस में कहा गया, तो कोर्ट हेल्ड दैट अंडर सेक्शन 122 द एक्ट्स और कंडक्ट्स ऑफ स्पाउसेस अपार्ट फ्रॉम कम्युनिकेशन आर नॉट प्रोटेक्टेड। एक्ट और कंडक्ट जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, ठीक है। इसमें बेसिकली ये बात है कि अगर कोई एक्ट या कोई कंडक्ट वो कर रहे हैं तो उस चीज के लिए आप बता सकते हो कोर्ट में, वो प्रोटेक्टेड नहीं है। कोई कम्युनिकेशन अगर हुआ है तो वो आप रिवील नहीं कर सकते, या वो कोई कंपेल नहीं कर सकता रिवील करने के लिए। कुछ एक्ट वो कर रहा है, मान लो नहा रहा है, धो रहा है, तो ये देख करके जो है ये पर्टिकुलर चीजें प्रोटेक्टेड नहीं है, इसके लिए जो है आप बोल सकते हो जाकर के, हस्बैंड या वाइफ कोई भी। अ वाइफ कैन टेस्टिफाई एज टू व्हाट हर हस्बैंड डिड ऑन अ सर्टेन ओकेजन दो नॉट एज टू व्हाट ही सेड टू हर। वो क्या कर रहा था उस वक्त, उसका क्या एक्ट था, क्या कंडक्ट था, ये वो टेस्टिफाई कर सकती है, इस बात की वो गवाह बन सकती है कि उसका हस्बैंड क्या क्या कर रहा था। लेकिन वो ये नहीं बता सकती वो पर्टिकुलर कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, वो पर्टिकुलर बात प्रोटेक्टेड है। कोई अगर कुछ अगर उससे कहा तो वो चीज प्रोटेक्टेड है, लेकिन वो क्या कर रहा था, क्या उसका कंडक्ट था, कितनी देर सोया, कितनी देर उठा, कितनी देर मतलब कब वो घर से बाहर गया, वो पर्टिकुलर चीज जो है वो प्रोटेक्टेड नहीं है, उसके बारे में एविडेंस दिया जा सकता है, ठीक है, या स्टेटमेंट दिया जा सकता है। Queen Empress versus Donoghue, the question was whether a communication sent by the accused to his wife recovered by police during search of house is admissible. The question was whether a communication sent by the accused to his wife by police during search of house ये admissible है। It was held that it can be relied upon as wife was not being examined in the case and was neither compelled to disclose or nor being permitted to do so, ठीक है। फिर ये केस इंपॉर्टेंट हो जाता है एमसी वर्गीस, ये केस तो इंपॉर्टेंट है ही, एमसी वर्गीस वर्सेस टीजे पुनान। It was held that bar under section 122 is applicable only on spouses and not on third persons। ये सिर्फ और सिर्फ spouses के ऊपर है, ठीक है, तीसरे पर्सन के ऊपर नहीं है। Further, the bar under section 122 would even continue after the dissolution of marriage। भाई दोनों हस्बैंड वाइफ थे, ठीक है, तब तो उनकी कम्युनिकेशन प्रोटेक्टेड है, प्रिविलेज कम्युनिकेशन में आ गया, ठीक है। लेकिन अगर एक बार मैरिज जो है उसको, अगर मैरिज में डिवोर्स हो गया है, वो अलग अलग रह रहे हैं, मतलब डिसोल्यूशन हो गया मैरिज का, खत्म हो गई है मैरिज, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तब प्रोटेक्टेड नहीं है, तब भी प्रोटेक्टेड है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है इस केस में जो कि कही गई। The status at the time of communication has to be seen rather than the status at time of giving evidence. Then state of UP versus राज नारायण के केस में क्या कहा गया, section 123 is based on the maxim salus populi est suprema lex। मैंने आप लोगों को बताया था कि पब्लिक वेलफेयर जो है वो हाईएस्ट लॉ है, सेक्शन 123, मतलब जब हम लोग रिवाइज कर रहे थे रैपिड रिवीजन में। विद रिस्पेक्ट टू सेक्शन 123 कोर्ट हेल्ड दैट द फाउंडेशन ऑफ लॉ इज बेस्ड ऑन पब्लिक इंटरेस्ट। की फाउंडेशन जो है वो लॉ का वो पब्लिक इंटरेस्ट पे बेस्ड है। पब्लिक इंटरेस्ट विच डिमांड्स एविडेंस टू बी withheld must be weighed against public interest, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस थे, कुछ केसेस आपके लिए बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भी अगर आपको कुछ लैंडमार्क केसेस मिलते हैं तो वो आप लोग जरूर शामिल कर सकते हैं, लैंडमार्क या रीसेंट केसेस और, ठीक है। तो ये जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट केसेस थे जो मैंने आज की क्लास में कवर किए हैं। अगर आप लोगों को कोई डाउट है, कोई क्वेरी वगैरह है, तो वो आप लोग मुझसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।